गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 11 फिज़िक्स के लिए कुछ मैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। एग्जामिनेशन के पहले इसको आप ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके पास एक पुली है और इस पुली के दो तरफ दो मासेस लटके हुए हैं। ओके, एक है मास 1 जिसकी वैल्यू m/2 के बराबर है, दूसरा जो मास 2 है इसकी वैल्यू m के बराबर है। ओके, डायरेक्शन ऑफ टेंशन हो जाएगा क्लोज एंड की तरफ यानी कि पुली की तरफ। डायरेक्शन ऑफ वेट नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट बॉडी है, तो इसका जो वेट होगा बेटा ये हो जाएगा mg/2, जबकि इसका जो वेट है ये हो जाएगा mg। करेक्ट। आपको निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में टेंशन और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन निकालना है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है क्या ये g के बराबर होगा, क्या ये g/2 के बराबर होगा, क्या ये g/3 के बराबर होगा, या क्या ये 2g के बराबर होगा। ठीक है, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। FBD बनाएंगे, दो इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। जब मैं पहले मास m1 के लिए इक्वेशन बनाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए क्योंकि ये बॉडी हेवी है और ये लाइट बॉडी है, लाइटर है, तो ये ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी। दोनों क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। क्योंकि थ्रेड भी सिंगल है तो टेंशन भी सेम होगा। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे, तो नेट फोर्स F हो जाएगा। कौन बड़ा है बताइए, कैसे पता करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मोशन से पता करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि बॉडी का मूवमेंट किधर है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि इस बॉडी को आपने ऊपर खींचा विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड नीचे भी खींचा विथ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, तो ये बॉडी किधर जाएगी, ये ऊपर जाएगी। तो अगर ये ऊपर जाएगी तो ये क्या प्रूव करता है कि इसमें ऊपर वाला फोर्स बड़ा है नीचे वाले से। तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, ये होगा बड़ा फोर्स यानी 10 और छोटा फोर्स 8। इसी प्रोसेस को हम लोग लिखेंगे F1 बड़ा F2 छोटा। अगर ये बॉडी नीचे जाती तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होता, तो हमने यहाँ देखा क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ये T बड़ा होगा और W1 छोटा, तो T हो गया बड़ा और W1 हो गया छोटा। F इक्वल टू क्या होता है ma, m कितना है m/2, तो m/2 इंटू a इक्वल टू T माइनस W1 कितना है mg/2। करेक्ट, ये आपका इक्वेशन 1 जनरेट हो गया। यही काम आप मास m2 के लिए आप करेंगे। क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है तो इन दोनों में कौन सा फोर्स बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा W2 क्योंकि नीचे जा रही है इसीलिए। ऊपर कौन सा फोर्स होगा, टेंशन, तो W2 बड़ा है टेंशन छोटा है। अगेन F इक्वल टू ma, तो m तो m ही है, ma इक्वल टू W2 विच इज इक्वल टू mg माइनस t। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। करेक्ट, हमें a निकालना है, हमें ध्यान रखना है। राइट, एक काम करते हैं 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो यहाँ कितना है ma/2, यहाँ कितना ma, मैं लिख लेता हूँ इसको ma/2 प्लस ma। राइट, यहाँ कितना है t प्लस में t माइनस में, t और t कैंसिल हो गया। राइट, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा mg और यहाँ पर यू हैव mg/2। ओके, एलसीएम ले लो, यहाँ भी एलसीएम ले लो, यहाँ भी एलसीएम ले लो। यहाँ 2 आ गया तो ये ma प्लस 2ma, कितना ma हो गया 3ma। राइट, यहाँ भी 2 आ गया, 2mg माइनस mg कितना हो गया 1mg। करेक्ट, देखो 2 कैंसिल, m भी कैंसिल, a की वैल्यू आ गई g/3 के बराबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। डन। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन में हमने इसे ग्राउंड से इंक्लाइन किया है विथ एन एंगल ऑफ थीटा।
सपोज करो ये 30 डिग्री है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, चलो m की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, मान लिया m की वैल्यू 2 किलोग्राम है, ओके। और ये ऑब्जेक्ट एक पुली के सहारे ये बंधा हुआ है ना। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2 और m2 का वैल्यू मान लेते हैं चलो 5 किलोग्राम, ओके। m1 आपका 2 किलोग्राम का है और m2 5 kg का है, ठीक है। मान लिया कि फ्रिक्शन नहीं है, तो जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है ना, फ्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है और ये टेंशन दे रहा है स्ट्रिंग को पुली की तरफ, क्योंकि फिर से वापस से अब देखो ये जो स्ट्रिंग है ये सिंगल है तो टेंशन भी सिंगल होगा, डायरेक्शन होगा हमेशा पुली की तरफ। ये बॉक्स अगर नीचे की तरफ जाएगी यानी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो ये बॉक्स ऊपर की तरफ जाएगी, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। द बोथ बॉक्सेस विल कवर इक्वल डिस्टेंसेस, ओके। आपको ध्यान यहाँ ये देना है कि मान लो कि ये कहता है कि बॉक्सेस मूव कर रही हैं लेकिन इनका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाएगा ना तो हम लोग क्या मानेंगे कि फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा मानेंगे। न्यूटन ने क्या कहा था, दो ऐसे स्टेट्स है, एक है रेस्ट और एक है यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कि फोर्स नहीं लगता क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इन केस अगर रेस्ट हो जाता है तो फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, इन केस अगर रेस्ट हो जाता है तो फोर्सेस की वैल्यू बराबर हो जाती है। बट अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो फोर्सेस कम और ज़्यादा होंगे, यानी एक बड़ा और एक छोटा होगा। इसीलिए क्योंकि ये बॉडी नीचे जा रही है और एक्सेलरेशन के प्रेजेंस में नीचे जा रही है तो नीचे का जो वेट होगा दैट इज mg, दैट इज 50 न्यूटन और टेंशन t में 50 न्यूटन बड़ा होगा, ओके, ठीक है ना। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो 50 बड़ा t छोटा। अब इस पे आते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो फिर इसे नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नीचे कोई खींच रहा है या नहीं। तो अब तुरंत यहाँ से एक लाइन नीचे खींचो इस तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें mg दिखा दो आप, राइट। तो ये m1g हो जाएगा, m12 माना है ना, तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा। दूसरी लाइन यहाँ से खींचो, ये थीटा यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। और ये अगर 20 न्यूटन यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 20 cos थीटा, राइट। और इधर आ जाएगा 20 sin थीटा यानी mg sin थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है एन। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने थीटा यहाँ क्यों दिखाया, तो देखो जैसे ही किसी इंक्लाइंड सरफेस पे यहाँ मास होता है ना, तो आप इसमें यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है तो इसको सीधे नीचे खींच दो। यहाँ अगर एंगल 30 डिग्री है ये 90 हो जाएगी, तो ट्रायंगल में 60 ये हो जाएगी। अगर ये 60 हो गया तो फिर ये पूरा कितना होगा 90, तो ये 30 90 60, तो ये भी कितना बचा 90, राइट। इसीलिए डायरेक्टली इस एंगल को यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो ये जो mg है मतलब वेट है, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक होगा w cos थीटा और एक होगा w sin थीटा। cos कंपोनेंट किधर होता है, इधर थीटा होता है, और इस cos वाले के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर कौन रहता है, साइन कंपोनेंट। तो आप देखो ये बीच में रिजल्टेंट फैक्टर बीच में आ जाता है, तो ये रिजल्टेंट है यानी कि mg जो कि वेट है, और ये इसका कंपोनेंट है बेटा w cos थीटा एंड w sin थीटा, है ना। तो ये जो FBD हमने बनाया इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दो इक्वेशंस लिखेंगे। पहले m2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो हम क्या देखेंगे, ये जो मास है ये किधर जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो नीचे कितना लग रहा है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का फोर्स बड़ा हो जाएगा और T यानी कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है छोटा लग जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो नेट फोर्स हो गया F इक्वल टू ma विच इज इक्वल टू m2 इंटू a इक्वल टू 50 माइनस टेंशन T, करेक्ट।
अब M2 तो दिया हुआ है 5 kg, तो 5 पुट कर दो, तो 5A इक्वल टू हो जाएगी 50 माइनस टी। दिस इज इक्वेशन 1। किसके लिए मैंने बनाया है इसको? M2 के लिए। अब एक काम करते हैं, M1 के लिए बनाते हैं। तो जब आप M1 के लिए बनाओगे तो जरा आप देखो तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। आपको हमेशा ये चेक करना है कि इसमें कितने फोर्सेस कितने एक्सिस पे लग रहे हैं। तो आप देखो, अगर मैं इसको एक एक्सिस मान लूँ और इसको एक एक्सिस मान लूँ, ओके, चलो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर है n और नीचे कौन है? तो इसके अपोजिट में है 20 cos 30। क्या इनका मूवमेंट, इस मास का मूवमेंट ऊपर नीचे है, ऐसे ऐसे है? नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों फोर्सेस बराबर है। मतलब n की जो वैल्यू होगी वो 20 cos 30 के बराबर होगी और इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा छोटा होगा? क्योंकि इसका मूवमेंट वाई एक्सिस पर नहीं है। अब x की बात करते हैं। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इधर लग रहा है t, ये रहा। और इधर क्या लग रहा है? तो हमने निकाला कि इधर लग रहा है 20 sin 30 डिग्री। अब बताओ, क्या इनका वैल्यू बराबर है? नहीं, इनका वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि इस बॉडी का, इस मास का मूवमेंट इस तरफ है, जो कि एक्सेलरेशन से दिखाया गया है। इस तरफ एक्सेलरेशन है, तो t और 20 sin 30 में t बड़ा हो जाएगा। 20 sin 30 कैसे बड़ा हो जाएगा? क्योंकि राइट साइड है। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन? हम लिखेंगे कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है ये होगा बड़ा फोर्स टेंशन और छोटा फोर्स 20 sin 30 डिग्री। ओके, एफ इक्वल टू अगेन एम ए, तो एम ए हो गया t माइनस 20 sin 30 हो गया 1/2, कट गया। अब m कितना दिया हुआ है? ये है 2 kg, राइट। यहाँ तो लिखा हुआ था 2 kg, ये 2 kg का है। तो ये 2a इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 10। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब आप बोलोगे सर इसका क्या करूँ, ये आपने क्यों लिखा? देखो, अभी इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 1 और 2 से सॉल्व हो जाएगा। इसका यूज तब पड़ेगा जब यहाँ पर फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ना। अगर हमने अभी यहाँ फ्रिक्शन नहीं माना है, मान लो यहाँ फ्रिक्शन होता तो क्या होता? फ्रिक्शन के होने पर फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है म्यू इंटू एन, वो एंट्री मारता और इसमें एन की वैल्यू पुट हो जाती। वो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा, फिलहाल इसका यूज नहीं है, लेकिन लिख के रखो। तो 1 और 2 को ऐड करो एंड यू हैव द आंसर। जैसे 1 और 2 को आप ऐड करोगे, 5a प्लस 2a हो गया 7a, t और 2 कैंसिल हो गया और 50 में से 10 गया तो गया 40। मतलब आपके पास एक्सेलरेशन निकल गया 40/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, आप 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर लो, टेंशन निकल जाएगा। मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में जैसे आप पुट करोगे वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू 40/7, ये आ गया टेंशन की वैल्यू, है ना। तो टेंशन कितनी आ जाएगी? तो ये हो गया 200/7 और 50 को और मैंने इसके इधर भेज दिया है, तो आप उसको उधर भेज दो, ठीक है ना। 50 जहाँ वहीं पर है, ये माइनस में आ गया, करेक्ट है ना। टी इधर आ गया, इसको मैंने उधर भेज दिया। इसको आप सॉल्व कर लो एंड सॉल्व करने के बाद में दैट विल बी योर आंसर। ओके।